हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम देखेंगे अपनी ज्योग्राफी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी 5 क्वेश्चन की। उसका 39 लेक्चर को हम देखेंगे जिसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या मतलब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं इस बहाने। और हम कितने डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, इस चीज पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आज 39 सीरीज जो है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन उसका क्या है। ये रहा हमारी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम द कवरती। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये 4 सिटी दे रखी हैं। आपने अगर इंडिया का मैप अच्छे से देखा है तो ये 4 सिटी के बारे में आपको पता हो कि किस स्टेट की 4 सिटी हैं या किसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की 4 सिटी हैं। नाम से ही थोड़ा पता लग जाता है। कोची, कोझिकोडे, कन्नौज, कोट्टायम, मतलब ये इतना तो आइडिया लग रहा है कि ये साउथ इंडिया की सिटी है। साउथ इंडिया, साउथ इंडियन स्टेट की किसी की सिटी है। वो साउथ इंडियन स्टेट कौन सा है? देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से फॉर्मेट हो जाएगा। चार ये आपको ऐसे नाम दे दे कोई से, कह दे ये किस स्टेट से रिलेटेड करते हैं। तो पहली बात तो साउथ इंडियन स्टेट के हैं। कौन से साउथ इंडियन स्टेट है? वो है आपका केरला। ये है केरला। केरला की सिटी है। और ये चार की चारों आपकी कोस्टल सिटी हैं। ये रहा। कवरती कहाँ है? कह रहा है कवरती से कौन सी सबसे पास में क्लोजेस्ट सिटी है। कवरती क्या है? कवरती आपकी ये जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है, यूटीज है, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप है। उसकी एक सिटी है, उसकी कैपिटल भी है। मतलब जो लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी भी है, आइलैंड सिटी है ये। ठीक है। तो कितनी दूर है? सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है इनमें से? जो केरल की कोस्टल जो आपको सिटीज दी गई हैं, कोची, कोझिकोडे, कन्नौर और कोट्टयम। तो चलिए, वीडियो हमने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। अब वीडियो को पॉज कीजिए। अब केरल का मैप अगर आपने देखा है अच्छे से सब कुछ, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्योंकि इंडिया का मैप, पहली बात तो देखो, अब क्वेश्चन सबसे फर्स्ट अगर आपकी जो यूनिट मतलब स्टार्ट करनी चाहिए, पहले फिलहाल तो आप इंडिया के मैप पे फोकस करो कि इंडिया के कितने स्टेट हैं, कौन सा स्टेट कौन सा है। इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। कौन से कितने आइलैंड कंट्री है, कौन से कितने आइलैंड कंट्री, कितने आइलैंड हैं, क्या इस सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए मैप पे देखते हैं इसको कि कौन सी सिटी है सबसे क्लोजेस्ट है। फिलहाल तो हम देखो, आंसर तो हमारा है क्लोजेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम द कवरती इज अ कोची। कोची है, केरल की सिटी है, एट द डिस्टेंस ऑफ द 404 किलोमीटर ईस्ट। ये रहा आपका कोची। और कोची से आपकी ये रहा कवरती। ये 404 किलोमीटर दूर है समथिंग। ये पूरा आइलैंड चैन है एक। और ये कैसी आइलैंड चैन है? ये कोरल आइलैंड चैन है। ठीक है। अब आगे हम कोरल बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो कोरल आइलैंड चैन है। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा क्या है? यूनियन टेरिटरी है ये। ठीक है। तो ये बहुत कोरल चैन है। तो चलिए अब हम देखते हैं बाकी सिटी को मैप पे थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो देखो, ये इंडियन ओशन, ये रहा अरेबियन सी, और इधर रहा वे ऑफ बंगाल। और ये रहा हमारा, देखो ये तो है हमारा कोझिकोड। ये नीचे कोची है। और कोचीन से कवरती ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 404 किलोमीटर है। और ये डिस्टेंस ज्यादा है, कोझिकोड काफी दूर है। ठीक है। कोझिकोड पास में नहीं है। और कोझिकोड एक आपका कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। कन्नौर। तो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट को देखें तो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे पड़ेगा? वो भी आपका केरला में पड़ता है। कन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है। और कन्नौर को, ये रहा आपका कन्नौर। और कन्नौर भी काफी दूर है। कोझिकोड के जस्ट ऊपर आपको कन्नौर मिलेगा। और कन्नौर क्या है? वो भी काफी ज्यादा दूर है। ठीक है। तो ये हमने देख ली चारों। और एक कोट्टम भी है। और कोट्टम, तो कोट्टम को भी देख लेते हैं थोड़ा मैप पे। कोट्टम, तो कोट्टम को देखा जाए मैप पे तो कोट्टम भी क्या है? एक कोस्टल सिटी है। कहाँ की?
केरल की। तो देखो, चार की चारों आपकी आ गई, कोझिकोडे और उडुपी, ये तो नहीं है ऊपर, कोझिकोडे, त्रिशूर, हाँ, ये है अल्पुझा, यहाँ पे आपकी कोट्टम है, ये रहा, ये कोस्टल सिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि आंसर तो हमारा क्या था इसमें? आंसर बच्चों हमारा था कोचीन। तो अब हम कोचीन के बारे में थोड़ा जान लें। तो कोचीन के बारे में क्या है? ये केरल की सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सिटी। एंड मेजर सिटी ऑफ, यहाँ पे मेजर पोर्ट सिटी भी है, एक दूसरा टैग भी है इसको, मेजर पोर्ट सिटी है। यहाँ पे ट्रेड सेंटर ऑफ, कई सेंचुरी से ये ट्रेड सेंटर रहा है कोची। ट्रेड सेंटर रहा कई कई सारी दशक से या सेंचुरी से, शताब्दियों से ये ट्रेड सेंटर रहा। और सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द साउथ इंडिया, कोची। केरल में लोग जाते हैं तो कोची को सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। तो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कोची जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी व्रीनरी बहुत सारी चीजें हैं। और इधर कोस्टल सिटी है, थोड़ा ओशियन, बहुत सारे यहाँ पे टूरिज्म हब टाइप का है, तो बहुत इसलिए लोग ज्यादा यहाँ विजिट करते हैं। भाई हम कोझिकोडे की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द केरल है। ये क्या है? कोझिकोडे की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द केरला है। ये केरल की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। और इसका पहले नाम था कैलिकट। कैलिकट, इसका पहले नाम क्या था? कैलिकट। और कैलिकट क्या है? कैलिकट वही है कैलिकट जहां पे जो पहला पोर्तुगीज जो था, वास्को डिगामा, जिसका नाम सुना होगा, 1498 में भारत आया था। वो कैलिकट जो केरल का कैलिकट था, कैलिकट पे ही आया था पहली बार। जेमोरिन के जो राजा थे, जेमोरिन, उन्होंने क्या किया था? इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो कैलिकट के साथ कोझिकोडे, उसका नाम चेंज कर दिया गया, कोझिकोडे कर दिया गया। अभी हमने मैप पे देख लिया। कन्नौर की बात करें तो कन्नौर क्या है? ये एंशियंट ट्रेडिंग एक पोर्ट सिटी है। बहुत पुरा प्राचीन काल से जो भी चेर, यहाँ पे आई थिंक चेर हिस्ट्री पढ़ेंगे जब आप, एंशियंट हिस्ट्री, तो चेर जो डायनेस्टी थी उसका यहाँ पे अस्तित्व था। तो उन्होंने बहुत पोर्ट सिटी बनाई थी अपना, जो भी ट्रेडिंग वेडिंग करते थे। ये था कोयट्टम, नीचे आपका कोयट्टम दिया गया। अब थोड़ा केरल के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं। केरल के बारे में एक फैक्ट और जान लो। केरल में आपको मिलेगी, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक क्या है? ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। इंडिया लॉन्गेस्ट लेक, इसे इंडिया की सबसे लंबी नदी, लेक, झील का इसे क्या मिला है? टाइटल मिला है। ये बैकिश वाटर लेक है। और आई थिंक बैकिश वाटर लेक को जैसे कहते तो लगून है, लेकिन केरल में इसे कोयल कहते हैं। ये नाम थोड़ा, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, एक बार सर्च कर लेना आप गूगल पे इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस पे आ जाता है। मतलब कोयल, हाँ सॉरी, कयाल कहते हैं, हाँ सॉरी, कोयल नहीं, कयाल कहते हैं। वहां पे लगून जो बनते हैं ब्रैकिश वाटर, जैसे ये रिवर है, जैसे आपको दिखाया जाए बेम्बनाड लेक को, हम आपको मैप पे दिखा देते हैं बेम्बनाड लेक को। तो बेम्बनाड लेक ये रही आपकी बेम्बनाड लेक। इसको थोड़ा जूम आउट किया जाए तो ये देखो, ये इंडिया की यहां से लेके ये पूरी है, ये ब्रैकिस वाटर लेक है। तो ये कयाल कहते हैं यहाँ पे इसे, ठीक है, ये पूरी बेम्बनाड लेक है। और इसे क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, यहाँ पे लगून नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से देख लिया बेम्बनाड लेक के बारे में। और ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट, इसको दूसरा टैग क्या मिला है? इसको दूसरा मिला है, बेम्बनाड लेक को अगर दूसरा टैग देखें तो सेकंड लार्जेस्ट
रामसर साइट है ऑफ इंडिया। आफ्टर पहली कौन सी है? पहली है आपकी सुंदरवन। तो देखो केरल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक लेक भी है, हमारी वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक कैसी है? वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, जो आपके वेरियस स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम में या यूपीएससी में भी स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ सकता है। वहीं यहाँ पे जो ब्रैकिश वाटर लेक होती है उनको लगून ना कहते, जैसे चिल्का लेक है, लगून कहते हैं उसे। लगून ना कह के इसको कयाल कहा जाता है यहाँ पे। और ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है ऑफ इंडिया आफ्टर द सुंदरवन। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जानकारी मिली। और भी लेक हैं, जाइए, आपके लिए ये काम है कि गूगल सर्च कीजिए, केरल के बारे में थोड़ा और जानिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो लेक है ऑर्डर में देखिए, मैप पे क्या क्या वहां पे हिल्स हैं, इन चीजों को देखिए, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज ये टॉपिक कवर कर लो अच्छे से केरल के बारे में। जब कभी भी मैप क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। हमने इसके बारे में देखा। थोड़ा हम लक्षद्वीप के बारे में देख लें तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक मतलब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आई थिंक। और ये क्या है, ये कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप। और ये केरल से कुछ ही दूरी पे है। तो अभी आपने देखा कोचीन से 404 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और केरल की बात, लक्षद्वीप की बात करें तो ये क्या है, एक कोरल आइलैंड है। कोरल प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या है, जब नीचे जो जू जंत वो होते हैं तो पॉलिप्स बनते चले जाते हैं तो वो ऊपर तक आ जाते हैं, एक आइलैंड चेन सी बन जाती है। अब बाद में आपको समझाएंगे, फिलहाल वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस चीज को समझाने बैठे। तो लक्षद्वीप के बारे में, और ये एक भारत का ये पहला यूनियन टेरिटरी है जिसको 100% उसका टैग मिला है। इसका यार नाम भूल गया मैं। तो एग्रीकल्चर करते हैं, फिलहाल इसको देखना। मैं अभी नाम याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ से कितने डायरेक्शन से सवाल बन सकते हैं ये आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से कलेक्ट करने की कोशिश की है। हमें कोझिकोड के बारे में पता लगा, जिसका पहले नाम कालीकट था, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था, पोर्तुगीज आया था, पहला जो यूरोपियन था भारत में आया था। ठीक है। और चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक। जो आपकी अर्थक्वेक आती है, तो अर्थक्वेक के पीछे आपका रीजन क्या है, क्यों आती है आपकी अर्थक्वेक, उसका रीजन देखते हैं। तो पहला कह रहा है लैंड क्रूजेस, दूसरा कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ, तीसरा कह रहा है टेक्टोनिज्म, और चौथा कह रहा है डेनुडेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ आप तो जानते हैं, पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना। टेक्टोनिज्म मतलब जो आपकी नीचे जो प्लेटें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं आपकी, उनके बारे में कह रहा है कि जब वो मूव करती हैं तो आपका अर्थ को एक जैसी सिचुएशन बनती है, जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, वहां पे आपका अर्थ को जैसी कंडीशन बनती है। दूसरा कह रहा है डेनुडेशन। डेनुडेशन अनच्छादन बोलते हैं। अनच्छादन मतलब था इरोजन विरोजन होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए, अब आपको समझा दिया। अब इसका क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए, अर्थक्वेक का रीजन क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास: लैंड क्रूजेस, रोटेशन ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिज्म एंड डेनुडेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखो, अर्थक्वेक होता क्या है? जो आपका लैंड एरिया है उसके नीचे से जो भी मतलब कुछ आपकी रेज होती हैं, जो प्राइमरी पी रेज, एस वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, ये सब होते हैं, जो भी हलचल होती है अंदर, तो वो एनर्जी जब रिलीज होके बाहर ऊपर आती है सरफेस पे, तो बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं भूकंप। भूकंप आ गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट अर्थक्वेक ज्यादा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। देखो इसके अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए अगर। देखो, प्लेट्स होती हैं। एक आपकी प्लेट्स ये है और एक आपकी प्लेट्स ये है।
ये ये काफी नीचे चली जाती हैं। ठीक है, ये तो दो प्लेट्स हैं, ये ओशियनिक प्लेट समझ लो, ये आप कोई दूसरी प्लेट है, ये कह दो यूरेशियन प्लेट है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी होगी इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट। अब देखो क्या होता है, ये एक भारी प्लेट होती है, सॉरी सॉरी उल्टा बता गया, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट नीचे जाती है ये। चलो फिलहाल तो आप एक काम करो, यूरेशियन इंडियन छोड़ो, आप ए एंड बी ले लो। वी प्लेट है, हल्की प्लेट होती है, ए प्लेट भारी प्लेट होती है, भारी प्लेट नीचे रहती है। अब जब ये इनका मूवमेंट ऐसा होता है, प्लेट ये ज्वाइंट है, यहाँ पे प्लेट्स मिलती आती है, जब यहाँ से प्लेट मिलती हैं तो भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट यहाँ पे, जब भी हल्की प्लेट इस पे टकराती है तो यहाँ पे एक कंपन जनरेट होता है और ये प्लेट टूटती चली जाती है नीचे मैग्मा की फॉर्म में, मैग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है समथिंग, टूट फूट के फिर ये एक साइकिल टाइप की चलती रहती है। यहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ये जो क्षेत्र होता है यही अर्थक्वेक का क्षेत्र होता है, अर्थक्वेक का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जब दो प्लेट जहां पे कोलैप्स करती हैं। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट से टकराती है हमारी इंडियन प्लेट, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हमारा फॉर्मेशन हुआ हिमालयन माउंटेन। अब इसीलिए हमारे ज्यादातर हमारे इंडिया में देखा जाए अर्थक्वेक का जोन कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वहां पे नेपाल हो गया, क्योंकि ये दो प्लेट्स जहाँ पे कन्वर्जन जहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, वहां पे ये देश बसे हुए हैं, इसीलिए आपको ज्यादातर भूकंप कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको भूकंप नेपाल से ज्यादा देखने को मिलेंगे कि सबसे ज्यादा, जैसे आप रिंग ऑफ फायर में चले जाओ तो वहां पे पैसिफिक प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से मिलती है, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी आपको भूकंप देखने को मिलेगा, जैसे जापान पूरा भूकंप मतलब रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ है, तो वहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मीट कर रही होती हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, कि आपका नीचे स्थैनोस्फेयर होता है, ऊपर आपका लिथोस्फेयर होता है, स्थैनोस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिथोस्फेयर की कम होती है, जो कम डेंसिटी होती है वो ज्यादा डेंसिटी के ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती है, और लिथोस्फेयर कई सारी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, मेजर प्लेट्स और मेजर एंड माइनर प्लेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो वो प्लेट्स क्या है, उन्हीं के ऊपर हमारा लैंड और उन्हीं प्लेट्स के ऊपर हमारा क्या ओशियन है। तो ये हम चीज समझा चुके हैं, एक बार और बता दिया आपको। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट होगा, आंसर आपका तो हो गया टेक्टोनिक प्लेट। रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या होता है, रोटेशन जब अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डे एंड नाइट की सिचुएशन क्रिएट होती है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट की सिचुएशन क्रिएट होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे वर्टिकली अगर देखा जाए तो कितने डिग्री टिल्टेड है, तो 23 एंड 5 डिग्री, 23 डिग्री एंड 5 मिनट, 23.5 डिग्री, इतना क्या है, टिल्टेड है वो अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल वहां पे है, साउथ पोल इतने डिग्री पे, इसलिए दिन रात की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और रोटेट करते करते जब वो सन के चारों तरफ एक सर्टन ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा है अर्थ के, और रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से अर्थ पे डे नाइट भी होते हैं, और भी कंडीशंस होती है, जैसे कि जो भी सरफेस वाटर है, विंड है आपकी, जैसे वाटर करंट है, इन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, डेनुडेशन की बात करें तो डेनुडेशन क्या होता है, देखो डेनुडेशन होता है एक सेम फॉर द एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इरोजन होता है, लीचिंग होती है, स्ट्रिपिंग होती है, एंड रिड्यूसिंग द मेन लैंड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया, मतलब ऊपर से किसी चीज का इरोजन होके या लीचिंग होके नीचे लोअर एरिया में पहुंच जाना। लीचिंग क्या कहते हैं, जैसे पानी बरसता है, तो पानी बरसता है तो पानी के जैसे ही पानी बरस के नीचे जाता है जमीन के अंदर, तो उसके साथ न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं नीचे, उसे लीचिंग कहते हैं, पानी का नीचे चला जाना मिट्टी के, तो उसे लीचिंग कहते हैं। भाई इरोजन, जब कोई चीज टूट टूट टटाके विंड द्वारा या वाटर द्वारा किसी की चीज के द्वारा
एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, तो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग भी यही सही है, अलग कर देना, किसी को आइसोलेट कर देना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीज क्या है, हायर लेवल से किसी मटेरियल का लोअर लेवल चले जाना। अब देखो हायर लेवल से लोअर लेवल कैसे है, वैली में चला जाएगा, घाटी में। अब पहाड़ों से कट कट के वैली में, घाटी में आ जाएगा, रिवर वैली में आ जाएगा, लेक में आ जाएगा, या आपके सी में फिल हो जाएगा। तो इसी को डेनुडेशन कहते हैं, अनच्छादन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनच्छादन। तो ये आपने चारों समझ लिए क्या था। आज भूकंप के बारे में थोड़ा जान लिया। अब अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा और जान लें। तो अर्थक्वेक के बारे में अगर थोड़ा और जाने, तो एक 3 वेव होती हैं। एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है, एक आपकी सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव होती है, प्राइमरी वेव, ये आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है, और ये आपकी ओनली सॉलिड में चलती है। ये आपकी क्या होती है, सरफेस वेव। ये बहुत ही डैमेज करती है, सबसे ज्यादा डैमेज सरफेस वेव से होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो किससे होता है, सरफेस वेव से होता है। लार्ज डैमेज देखने को मिलता है जब जब पी वेव, सॉलिड वेव ऊपर आती है, तो ये फोकस। अब ये देखो, ये लैंड है, ये फोकस है, ये आपका इपी सेंटर होता है। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर। इसको इपी सेंटर बोलते हैं। इपी सेंटर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, देखो, ये पी वेव एस पे वैसे डायरेक्शन में चलती रहती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे जहां होगी वो सबसे क्लोजेस्ट होगी। देखो आप खुद ही देख रहे होंगे, सबसे क्लोजेस्ट होगी। तो 90 डिग्री पर सरफेस पे जहां पे आती हैं परपेंडिकुलर पे, तो उसे इपी सेंटर कहते हैं। और इपी सेंटर पे ये सरफेस पे आती हैं, और फिर वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं भूकंप रेज। ठीक है, तो ये earthquake के बारे में, सेस्मोग्राफ पे इसको, इसके मतलब इसको मेजर करते हैं, सारी चीजें हैं। तो इनके बारे में देख चुके, भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक में। चलिए, अब अर्थक्वेक के बारे में एक चीज और है। इंडिया का एक मैप आप गूगल कीजिए, अर्थक्वेक जोन देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिल्ली जैसे किस जोन में आता है, भूकंप का सबसे ज्यादा डेंजरस जोन कौन सा है, इस सब चीज के बारे में आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए गूगल पे, और उसके नोट्स बना लीजिए। अर्थक्वेक पे जितने भी नोट्स बन सकते हैं, एक पेज में कंसाइज कर लीजिए, उनको आप बना लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अर्थक्वेक पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमने सारे ऑप्शन देख लिए, किस हिसाब से क्वेश्चन। अब अर्थक्वेक पे कितने भी डायरेक्शन से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, वन लाइनर है। एक ये भी रीजन था, अर्थक्वेक का क्या रीजन है। अब यही अर्थक्वेक अगर ओशियन में आता है, तो क्या होता है, सुनामी का रूप ले लेता है। जब ये हलचल क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट की हलचल जब आपको ओशियन के अंदर दिखती है, तो क्या होता है, वहां पे सुनामी क्रिएट हो जाती है, पानी होता है, फिर वो एक बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, और जो वो वेव्स कोस्टल एरिया के करीब आती हैं, तो उनका जो साइज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन उनकी हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे तबाही मचाती है कोस्टल रीजन में, सुनामी। तो वो अर्थक्वेक के कारण ही आती है। और क्यों अर्थक्वेक क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। तो देखो, दो टाइप की, तीन टाइप की होती हैं। एक तो होता है कन्वर्जन, एक दूसरे की तरफ बढ़ना प्लेट्स का। एक होता है प्लेट का डाइवर्जन, एक दूसरे से दूर जाना। तो जहां दूर जाती हैं वहां आपके क्या बनेंगे, वहां आपकी घाटी टाइप की बनेंगी आपकी। जैसे आप अफ्रीका का मैप देखा होगा, तो एक डाइवर्जन होता है। तो ये तो आपका कन्वर्जन है, ये आपका डाइवर्जन है। और एक आपका और होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें प्लेटें रगड़ के चली जाती हैं एक दूसरे से। यही सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रूपांतरित प्लेटें बोलते हैं। ये एक दूसरे ना तो टकराती ना दूर जाती हैं, बस साइड से रगड़ के चले जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा भूकंप क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन होता है। ठीक है, तो बाकी आपने नॉलेज देख ली, कितना क्या जो भी गेन करने था, डेनुडेशन के बारे में समझ गए, अर्थक्वेक के बारे में समझ गए थोड़ा। अर्थक्वेक के बारे में और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सर्च कर लीजिए थोड़ा गूगल पे, और या आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है उस पे पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको कर ले जाएंगे, छूटेगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब हम ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिलहाल तो इसमें पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। और उसमें ग्रीन हाउस का इफेक्ट का कॉज पूछा गया कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखो ये सारी की चार की चारों गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉजेज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, टॉपिक हमें देखना है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप इमेज देख रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सन रेज आती है अर्थ पे, तो सन रेज आती है, सम सनलाइट दैट हिट्स अर्थ इज रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस। जब आप एक टॉपिक है हीट बजट, हीट बजट में कितनी हीट आती है, कितनी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, कितनी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, उसको भी रिफ्लेक्ट कर देती है, इस सब के बारे में दिया गया। इसको जल्दी हम देखेंगे, कवर करेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल तो आप ये देखिए, सनलाइट दैट हिट द अर्थ, जब हिट अर्थ को हिट करती है तो इज रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, तो स्पेस में क्या वापस चली जाती है, व्हाइल द रेस्ट बिकम द हीट, ठीक है। द ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट हीट रेडिएट बाय द अर्थ, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द एस्केपिंग इनटू द स्केप। देखो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये सोचिए आपका एक कोई ग्लास का घर है, ये आपका ग्रीन हाउस है, ठीक है। इस पे हमने एक कोट कर दिया, लेप कर दिया, ठीक है। ये सन है हमारा, सन से रेज आ रही हैं इस पे। अब सन से रेज क्या है, सन से रेज अंदर तो आ जा रही हैं, लेकिन इस लेप के कारण रेज क्या है, रेज बाहर नहीं जा पा रही। अब ये रेज बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि अब हम समझाते हैं कि कांच के बने एक ऐसा घर, कांच का बना एक ऐसा घर जिसके अंदर इस प्रकार का लेपन किया जाता है, मतलब लेपन मतलब एक कोई भी पॉलिश कर दी जाती है, एक पॉलिश है। अभी एक ऐसी पॉलिश कर दी जाती है जिससे सन रेज अंदर तो आ जाए लेकिन बाहर ना जाए, परंतु बाहर रिफ्लेक्ट होके उस कांच के बाहर ना जा पाए। वो सन रेज क्या होती हैं, इसके अंदर ही रह जाती हैं, हाउस के अंदर ही रह जाती है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। और जिससे यहाँ पे जो क्या जो और इसका एवरेज टेम्परेचर है वो इसका बना रहता है घर का, ठीक है, कांच के घर का। और जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं या कोई भी फोना फ्लोरा फोना, जो भी फोना मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु जो भी हैं, वो क्या है, वो जीवित रहते हैं। और जब वो जीवित रहते हैं तो उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जहाँ सूर्य, अब क्या ये चीजें कहाँ पहले बनाई गई थी, ये चीजें वहां बनाई गई थी जो आपके पोल्स के आसपास जो टेम्पर्ड जोन था वहां पे बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे सनराइज कम पड़ रही थी। तो प्लांट्स प्लांट्स के लिए तो सनराइज चाहिए, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए सनराइज चाहिए। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस बनाए, जो ग्रीन हाउस बनाए गए थे इसीलिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि सनरेज ऐसा लेप कोई पॉलिश करो कि कांच के जो घर टाइप के बना के सन रेज तो अंदर आ जाए लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए, तो वो हीट बनी रहती है वहां पे, जिससे वहां पे जो प्लांट्स हैं, जीव जंतु है, वो जो एनिमल है वो सरवाइव कर सके। तो इसी को बोलते थे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप समझ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप समझ गए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। अब कुछ इसके बारे में देखें, कुछ गैसेज हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज में आपकी कौन कौन सी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं, और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, आपकी मीथेन है, आपकी कौन कौन सी है, ओजोन है, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्म गैस है। ये क्या करती है, टेम्परेचर को बनाए रखती है। अब हमारे जो प्लांट्स व्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है, एक मेंटेन रहता है, ठीक है। अब आप इसीलिए जो कहते हैं वनों की कटाई मत करो, पेड़ वेड़ काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो आपके एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या करेगी, हार्म पहुंचाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी प्लांट ये अब्जॉर्व करके रखते हैं। अब और भी चीजें हैं रिलीज करती हैं, जैसे क्या है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को आपके जो वो है, ट्रैपिंग कहाँ से होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरल गैसेस है, कोल है, जो फ्यूल है, ऑयल है, इन चीजों को जलाते हो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वाइल्ड फायर होती है तब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वोल्केनिक इरप्शन होता है तब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। लेकिन पेड़ पौधों को काटोगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी इमिशन होगी, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में। क्लोरोफ्लोरो की बात करते हैं, ये आपकी ज्यादातर कहाँ से निकलती है, ये आपके बॉडी परफ्यूम है या रेफ्रिजरेटर है वहां से निकलती है। आप बॉडी स्प्रे डालते हो आप अपने ऊपर, तो ये भी क्लोरोफ्लोरो गैस होती है। ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, हार्म नहीं पहुंचाते। ये हमारी ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है। ओजोन लेयर किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का एक रीजन है, ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, ग्रीन हाउस गैसेस देख ली। और अगर हम थोड़ा एक टॉपिक और थोड़ा इसको देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस के क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप ज्यादा फ्यूल को यूज करोगे तो क्या है, आप फ्यूल को ज्यादा यूज करोगे तो आप कोल वोल ऑयल ज्यादा यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। जब ज्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आएगी। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वाटर लेवल बढ़ेगा, सबमर्ज हो जाएगी पृथ्वी की जो भी लैंड वैंड है, वो सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, तो वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शो, शो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर की वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा नहीं काटने चाहिए फॉरेस्ट वॉरेस्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन सब चीजों को है, इन पे थोड़ा रोक लाना है, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आज देखने को हमें मिल रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या देखने को मिल रही है। तो चलिए, बाकी ये प्राइमरी है ग्रीन हाउस गैसेस हमने देख लिया। वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, ठीक है। तो बाकी ये हमने चीजें कर ली। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कॉज क्या होगा, किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 79% ये कारण है इसका। 79% समथिंग ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट जो भी समथिंग डालती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। बाकी गैसेस भी डालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलाते हो जो धुआं निकलता है, किसी चीज को जलाते धुआं निकला, मोनोऑक्साइड होती है, वो भी हार्मफुल है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल्स, वॉल्केनिक एरप्शन हर जगह से रिलीज होती है, वार्म गैस है, ठीक है। तो चलिए, इस टॉपिक को हमने अच्छे से देख लिया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, ग्रीन हाउस गैसेस देख लिए, उनका क्या इम्पैक्ट है ये भी देख लिया। और भी चीजें हैं, इस टॉपिक को भी आप क्लियर कर लो अच्छे से, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आजकल मेंस के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो अच्छे से आप कवर करो, किसी एक सेपरेट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे अच्छे से, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट है, ये क्या है, इस चीज को देखेंगे। फिलहाल तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस हाउस इफेक्ट पूछ लिया, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पे पूछ दे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो या क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाए, सबसे ग्रीन हाउस गैस कौन सी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है, ऑर्डर में किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन बनाने की जो डायमेंशन है वो आपको आनी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, कैसे वन लाइनर क्वेश्चन, किस हिसाब से एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। कुछ काम आपको भी करने होंगे, सारे काम हम ही नहीं बताएंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है इकोसिस्टम के बारे में। चार इकोसिस्टम दिए गए हैं, कह रहा है सबसे ज्यादा कौन सा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। तो आपको कहा डेजर्ट इकोसिस्टम, जो आपका डेजर्ट इकोसिस्टम जिसे कहते हैं हम मरुस्थल पारितंत्र। मरुस्थलीय इकोसिस्टम को होते हैं पारितंत्र, पारिस्थिति तंत्र, पारिस्थिति पारिस्थितिक तंत्र। ग्रासलैंड जिसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, माउंटेन जिसे पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और मैरिन, मराइन, मराइन इकोसिस्टम, मैरिन, और इसको कहते हैं जो समुद्री पारितंत्र सिस्टम। ठीक है, तो चार पार्ट दिएगा, बहुत इजीली, कोई इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और बस इस पे थोड़ा फोकस करना होगा आपको, केयरफुली रीड करें, और काफी ज्यादा क्वेश्चन में ही आंसर है थोड़ा बहुत, अगर आप समझ जाएं तो, अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, चार पार्ट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है। देखो, आपने एक चीज देखी है कि हमारे अर्थ पे क्या है, हमारी ये अर्थ है, पृथ्वी है, और अर्थ पे आपको अप्रोक्स 71% आपको वाटर मिलेगा। मतलब वो भी वाटर कैसा, बहुत, आपका फ्रीज्ड वाटर भी है, मतलब आपका फ्रेश वाटर भी है, सलाइन वाटर भी, हर टाइप का। सलाइन वाटर 98% है, और जो आपका फ्रेश वाटर 2% है, जिसे हम नदियों नदियों जाल तालाबों में देखते हैं, और पोल्स पे जमा हुआ देखते हैं, जिसको हम यूज भी करते हैं, वो अलग है। फिलहाल तो आप ये देख लो, फ्रीज वाटर 98% आपका सलाइन वाटर, ओशियन वाटर है, मरीन वाटर। और आपका 29% अप्रोक्स आपका क्या मिलेगा, आपका लैंड एरिया मिलेगा, जहां पे हम रहते हैं, कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर रखा है। और चलिए इसी हिसाब से बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, जरा ऑर्डर में। ठीक है, तो 29% क्या है, लैंड एरिया है। तो आंसर तो यहीं से निकल आया, 29% लैंड एरिया, 71% आपका मरीन इकोसिस्टम देखा। मरीन इकोसिस्टम तो सबसे ज्यादा होगा फिर इसके बाद। देखो यहाँ पे 70 अप्रोक्स मैंने माना, 75% उन्होंने यहाँ पे कह दिया। तो ये फ्लैक्चुएट डेटा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पार्ट मरीन इकोसिस्टम में जो मतलब जो वाटर का पार्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, इतना याद रखो। द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ occurs the 75% of the total earth's area, rest part is the land area, so that the marine ecosystem occurs the largest ecosystem in the planet, as it is also the largest part of the planet। क्लियर हो गया कि 75% यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ का पार्ट वाटर है, और इसीलिए मरीन इकोसिस्टम ज्यादा है यहाँ पे, ऑब्वियस ज्यादा ही होगा। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज द आर प्लेनेट, इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि ये ज्यादा पार्ट भी है हमारा मरीन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा मरीन इकोसिस्टम। अब बाकी हम थोड़े की बात कर लेते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। डिजर्ट इकोसिस्टम क्या है, जिसमें आपके था बहुत सारे डेजर्ट आ जाते हैं। दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, एक तो आपके कोल्ड डेजर्ट होते हैं, और एक आपके वार्म डेजर्ट होते हैं। वार्म डेजर्ट में आपका सहारा डेजर्ट आ जाता है, थार डेजर्ट आ जाता है, आपका अमेजोन जो वहां पे क्या बोलते हैं, लानोस, वो तो ग्रास लैंड है आई थिंक। तो ये सारे डेजर्ट आ जाते हैं। ओके, कोल्ड डेजर्ट में बात करें तो हमारे लद्दाख का डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, और हमारा मतलब जो जैसे गोवी डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट है। तो ये जो ठंडे, जैसे आप अंटार्कटिका में चले जाओ, नीचे वो डेजर्ट है पूरा। डेजर्ट होता क्या है, डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ वेजिटेशन ना हो, कोई भी वेजिटेशन ना हो, या वेजिटेशन बहुत ही स्कैर्ड हो, मतलब बहुत ही विरल हो, थोड़ी सी वेजिटेशन हो, तो उसे कहते हैं। जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और ड्राई हो, रीजन कैसा हो, ड्राई हो, शुष्क रीजन हो, ठीक है, तो उसको डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आपको वेजिटेशन ज्यादा, फ्लोरा एंड फौना ज्यादा ना मिले वहां पे, बहुत स्कैर्ड हो, विरल हो, कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियां टाइप सब टाइप की हो, उसको डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डेजर्ट। ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड भी आपके दो टाइप के होते हैं बेटा। ग्रासलैंड कौन से होते हैं, एक तो आपके टेम्परेट होते हैं, और एक आपके कौन से होते हैं, एक आपके ट्रॉपिकल होते हैं। अब ट्रॉपिकल में आपका कौन सा आ जाता है, ट्रॉपिकल में आपका सवाना आ जाता है, वो सहारा डेजर्ट है।
सवाना आ जाता है। सवाना के बाद आपका लानोस आ जाता है, जो साउथ अमेरिका में है। आपका सेलवॉस आ जाता है साउथ अमेरिका में। टेम्परेट में देखें पेरीज आ जाता है, डाउन्स आ जाते हैं, आपके स्टेपीज आ जाते हैं जो एशिया में है, एशिया और यूरेशिया, यूरेशिया कह सकते हो, एशिया और यूरोप में है। और पेरीज आपके कहाँ मिलेंगे, आपके मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका में मिलेंगे, यूएसए में। और आपके नीचे अर्जेंटीना में पैम्पास हो गए। ये क्या है, टेम्परेट ग्रास में। मैप पे इनको सर्च कीजिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं ग्रास लैंड पे, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक तो क्वेश्चन यही फ्रेम किया जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। नीचे आपको चार पांच दिए रखे होंगे, उनमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी होंगे। तो आपको ये आने चाहिए मैप पे, बार बार फिल कीजिए इन चीजों को। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली एनसीईआरटी बेस्ड है। इन चीजों को देखिए, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं और वही हमें पता नहीं होते हैं, हमारे छूट जाते हैं फिर हम। ठीक है, तो इनको मैप पे देखिए, फिल कीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए वर्ल्ड का, उसमें फिल कीजिए कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे है। एक से दो तीन चार बार करेंगे, आपके दिमाग में एकदम वो उतर जाएंगे। बाकी माउंटेन इकोसिस्टम में देखते हैं, तो हमारे जो माउंटेन पे जो भी वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, एक इकोसिस्टम टाइप का पाया जाता है। अच्छा, इकोसिस्टम होता क्या है, पहले तो ये देख लो। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहां पे आपके प्लांट्स, कह सकते हो बायोटिक एंड अबायोटिक, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है। एक बायोटिक क्या होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, और जो जिसमें जो सांस लेते हैं, एक टाइप से ऐसे समझ लो। बायोटिक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ये अबायोटिक जो निर्जीव चीजें हैं, सांस वास नहीं लेती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, जो भी समथिंग है, जो ग्रो नहीं करती हैं, तो वो क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं। तो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। कहाँ, कि एक वेदर होता है, सर्टन वेदर या लैंड एरिया होता है, जहाँ पे वर्क करते हैं टुगेदर, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है। जैसे एक डिजर्ट एक इकोसिस्टम है, वहां पे आपके फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, कुछ एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब वहां पे जो बबूर होता है, उसको कौन, वहां का जो कैमल होता है वो खाता है। अब यहाँ का गाय को भेज दो, वहां पे नहीं खा पाएगी ना उसको, या पोलर रीजन वाले को भेज दो, पोलर बियर को भेज दो यहाँ पे रेगिस्तान में, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बबूर थोड़ी खा पाएगा। तो ये उस हिसाब से इनकी बॉडी भी वैसी बन जाती है। ठीक है। तो ये इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो यही माउंटेनियस रीजन में जो रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना होते हैं, वो जरूरी ट्रॉपिकल रीजन में सरवाइव करते हैं जाके। ठीक है। तो ये डेजर्ट होते हैं। तो काफी हम डायरेक्शन से देखा, इकोसिस्टम समझा, डेजर्ट समझा, ग्रासलैंड समझा, माउंटेन्स इकोसिस्टम देखा, मरीन इकोसिस्टम के बारे में देखा, जो मरीन के बारे में और देखा था हमने। अर्थ पे 71% अप्रोक्स वाटर है, 29% लैंड है, तो सबसे ज्यादा वाटर ही है। उसमें भी 98% वाटर आपका कैसा है, सलाइन वाटर है, जो ओशियंस में पाया जाता है। और जो आपका 22% है वो फ्रेश वाटर है। तो मरीन तो इकोसिस्टम तो सबसे बड़ा होगा, उसमें आपके नीचे कोरल, बहुत सारी लाइफ पाई जाती है, इकोसिस्टम है वो पूरा। ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में हमने देखा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड मैप पे है। वर्ल्ड मैप, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कहा करेक्टली मैच करो इनको। तो पहला है डेथ वैली। ठीक है। दूसरा है टकला मकान डेजर्ट, कह रहा है चाइना में, डेथ वैली जॉर्डन में है। और चौथा तीसरा कह रहा है दस्ता के लूट, एक डेजर्ट है, और ये कहाँ है, ईरान में है। चलिए, हमें क्या बताना, करेक्ट ऑप्शन बताना है। 1 2 2 3 3 या 1 3। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस या आपके यूपीएससी में बहुत पूछे जा रहे हैं। कैसे इसको अटेंड करेंगे, देखते हैं। फिलहाल तो हम एलिमिनेशन से अगर कर सकते हो तो एलिमिनेशन से करो, हो जाएगा। डेथ वैली के बारे में नहीं पता, टकला मकान, दस्ते की लूट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको मैप पे। पहले हम मैप पे अगर देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेथ वैली। तो डेथ वैली आपकी कहाँ है, ये जो आप मैप देख रहे हैं, अगर इसको जूम इन किया जाए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया जगह है, कैलिफोर्निया के पास ही डेथ वैली आपको मिलेगी।
कैलिफोर्निया के पास आपको एक रीजन है, ये कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया के पास ये जो रीजन देख रहे हो, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, जहाँ पे ये मैप, ये कर्सर है, डेथ वैली नेशनल पार्क, ये पूरा ये आपकी पूरी डेथ वैली मिलेगी कैलिफोर्निया के पास। तो ये आपकी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, ना कि आपकी जॉर्डन में। ये देखो डेथ वैली जंक्शन है, ये डेथ वैली आपका, ये पूरा डेथ वैली, टिन माउंटेन, ये अगर इसका अगर सैटेलाइट मैप देखा जाए, तो देखो ये है पूरी डेथ वैली। ये, अब इसको डेथ वैली बोलते क्यों है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये पूरी डेथ वैली है, हमने देख ली मैप पे। और डेथ वैली बोलते क्यों, इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल दूसरी लोकेशन और देख लो, टकला मकान। तो टकला मकान डेजर्ट हमारा कहाँ है? टकला मकान डेजर्ट को अगर हम देखें, ये पूरा डेजर्ट एरिया दिख रहा है, देखो पूरा डेजर्ट, नो वेजिटेशन, और वेजिटेशन हो भी बहुत विरल है। ये देखो टकला मकान, ये क्या है? सिंगजोंग डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट मैप पे देख रहे हो। अब अगर इसको मैप पे और अच्छे से देखें, तो ये तो सैटेलाइट मैप था, इस वाले मैप पे देखें तो ये किसका रीजन है? ये चाइना का रीजन है। थोड़ा जूम इन किया जाए, तो देखो ये चाइना में पड़ता है टकला मकान। वर्ल्ड सेकेंड लार्ज, देखो यहाँ पे कुछ लिखा, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट है ये कहाँ है? चाइना में है, चाइना के वेस्ट प्रोविंसेस में है, सिंगजियांग प्रोविंसेस में देखेगा। अब दस्ता के लूट, उसको भी हम मैप पे देख लेते हैं, दस्ता के लूट। तो दस्तक के लूट डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये देखो डेजर्ट, वेजिटेशन बहुत ही कम है यहाँ पे, स्कर्ड है, इसीलिए डेजर्ट है। इसकी डेफिनेशन तो हम बता चुके हैं। दस्तक के लूट आपको मिलेगा, एक दो टाइप के हैं, दस्तक के लूट, दस्तक के कबीर। तो दस्तक के लूट आपका कहाँ मिलेगा? ये जो पोर्शन है पूरा, ये आपका सैटेलाइट मैप है, अगर इसको हम उसमें जाएं, तो ये ईरान में देखने को मिलेगा, ईरान में। ये भी देख लिया आपने वर्ल्ड मैप पे, ये आपका दस्तक की लूट रहा डेजर्ट है पूरा, ठीक है। नीचे दस्तक के कबीर, दस्तक की लूट, ये दोनों है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा डेथ वैली कहाँ है? जॉर्डन में ना होके कहाँ है? जॉर्डन में ना होके कहाँ है ये? यूएसए में है। यूएसए के भी कहाँ? कैलिफोर्निया। टकला ए मकान, तो पहला तो हमारा एलिमिनेट हो गया, पहला एलिमिनेट हो गया, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचे दो। मतलब दस्तक की लूट तो हमारा सही, ईरान में। तीसरा तो सही हमने देखा, टकला मकान डेजर्ट चाइना में, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, क्योंकि हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। तो बाकी हम देख लेते हैं। डेथ वैली की बात करें, इज अ डेजर्ट वैली, ये एक डेजर्ट घाटी है। और ये देखो कैलिफोर्निया का मैप है, कैलिफोर्निया के मैप पे ये है आपका डेजर्ट वैली, हमने देख चुके थे। इधर आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है, ये आपका पूरा डेजर्ट, ये यूएसए का मैप है, ठीक है। ये नीचे आपका मिलेगा, ये पूरा ये मैक्सिको है, ठीक है। और इधर आपका अटलांटिक ओशन, ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। तो चलिए कैलिफोर्निया के बारे में, तो ईस्ट कैलिफोर्निया में पड़ता है ये, कैलिफोर्निया के भी ईस्ट में पड़ता है, नॉर्दर्न मोजाविक डेजर्ट के से बाउंड्री बनाता है। ये आपका जो डेजर्ट है, एक डेजर्ट और है यहाँ पे, इसका नाम है मोजावे डेजर्ट, ठीक है। तो उससे बाउंड्री बनाता है ड्यूरिंग द समर, हॉटेस्ट और बहुत ही गर्म प्लेस है, क्योंकि ये क्या है? डेथ वैली बैड वाटर बेसिन है, इज अ पॉइंट ऑफ लोएस्ट एलिवेशन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड 280 फीट बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल से 280 फीट नीचे है, ऊपर नहीं है, बहुत ही नीचे है, सी लेवल से भी नीचे है, घाटी टाइप की है। बैड वाटर बेसिन है, यहाँ पानी वानी नहीं मिलता है, यहाँ बता, सैंड भी चलती तो ऐसा लगता है थोड़ा सॉन्ग सॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो ये डेथ वैली है, इसके बारे में देख लिया कैलिफोर्निया में। अच्छा, जो जॉर्डन की बात कर रहे थे ना, जॉर्डन में क्या है? तो जॉर्डन की बाउंड्री के आसपास आपको मिलेगा डेड सी, डेड सी मिलता है जॉर्डन के आसपास। जॉर्डन और इसराइल पे बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम है जॉर्डन और इसराइल पे बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम है डेड सी, ना कि डेड वैली। डेड सी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर आप उस पे जाके फ्लोट करने लगोगे, कि उसमें सैलिनिटी उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए
तो आपके दोनों में कंफ्यूजन कम हो गया आपका। टकला मकान आप देख ही चुके हो, टकला मकान कहाँ है? चाइना में है। तो टकला मकान एक डेजर्ट है, कैसा डेजर्ट है? ये कोल्ड डेजर्ट है, नॉट की हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। इज अ साउथ इन सिंजियान, नॉर्थ वेस्ट चाइना में, नॉर्थ वेस्ट चाइना में पड़ता है ये। कुनलुन माउंटेन टू बी द साउथ, इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे कुनलुन माउंटेन रेंज पड़ेगी। इधर आपकी पामीर माउंटेन टू वेस्ट, इसके वेस्ट में पामीर माउंटेन है। ठीक है, प्लेट्यू भी बोलते हैं पामीर, पामीर का पठार जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और तियान सा रेंज टू द नॉर्थ एंड गोबी डेजर्ट टू द, गोबी डेजर्ट क्या है? ये वाला जो गोबी डेजर्ट है ये चाइना मंगोलिया दोनों में है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट कैसा? कोल्ड डेजर्ट है। तो ये आपका, ये भी चाइना और मंगोलिया का पार्ट में है, तो आपको देखने को मिलेगा। अब आ रहा है आपका ईरान। तो ईरान में नीचे आपको मिलेगा दस्तक ए लूट, ऊपर है दस्तक ए कबीर, ये डेजर्ट है। ये आपको जाग्रोस माउंटेन रेंज मिलेगी यहाँ पे। आपको एल्ब्रूज माउंटेन रेंज ऊपर मिलेगी ईरान में। और ये एक लेक उर्मिया है जो पहले सूख गई थी, अब इसमें पानी बढ़ रहा है, तो इसका साइज बढ़ रहा है। ये काफी न्यूज में थी आज से 2-3 साल पहले, अभी भी न्यूज में चल रही। बंदर अब्बास, ये देखो चाबहार पोर्ट जो इंडिया बना रहा था, चाबहार पोर्ट उसका पार्ट था। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आप पढ़ चुके, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है, सेपरेट के कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो आपका यहीं पे पड़ता है। ऊपर ईरान है, नीचे आपका ये गल्फ कंट्री है जो भी है आपकी, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, और ये सारी कंट्री पड़ती हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में, अच्छा इनको ऑर्डर में लगाने को भी आ सकता है। यूपीएससी इस टाइप से अभी रिसेंटली उसने जो प्रीवियस एग्जाम हुआ 2022 का ही एग्जाम हुआ, उसमें ही पूछा था एक माउंटेन रेंज के बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछती रहती है, जो आपके फिजिकल जो आपकी ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, जिसमें माउंटेन और जो आपके डिजर्ट विजर्ट हैं, इनको अच्छे से एक जगह फिल कर लो, बार बार फिल करो अपने जो ब्लैंक मैप मैप लेके। और आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, वाटर बॉडी कौन सी, वाटर बॉडी कहाँ पे, इन पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं वर्ल्ड मैपिंग पे। तो चलिए आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखा, तो हमने यहाँ पे डेजर्ट भी देखे, काफी चीजें, अर्थक्वेक के बारे में भी जाना थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो की जो लिंक है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, यहाँ पे न्यूज बेसिस पढ़ते रहते हैं, जो भी करंट बेसिस न्यूज है वो पढ़ती रहती है, आपकी क्विजेज भी पढ़ती रहती हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, फायदेमंद रहेंगे आप। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें। तो इसी नोट पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।